गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का ससीर क्लास में स्वागत है। जहां तक पता है कि अगले वीडियो में हम लोग संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें स्वामित्व के आधार पर तक संसाधन का हम लोग वर्गीकृत किए थे। और इस क्लास में दोस्तों हम लोग अगले संसाधन की जो वर्गीकृत है, जिसके विकास के स्तर पर किया गया है, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक 200 किलोमीटर के दूरी तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको दोस्तों याद रखना है कि अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आपको बता देना है, जैसे कि आप ये ले सकते हैं कि ये समुद्र है। क्या है? तट से मुराद क्या है? तट मतलब होता है किसी भी समुद्र या नदी के किनारे को तट कहा जाता है। तो समुद्र या महासागर के किनारे से 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र में जो भी चीज आता है, संसाधन आता है, उस संसाधन को हम अपना अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अगला हम कड़ी को चलते हैं कि वो अगला कड़ी क्या है दोस्तों। तो वो है विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार। तो दोस्तों आपको मैं बता दें कि विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इसे लिखेंगे कि इस स्तर पर संसाधन को कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। किसके स्तर पर? विकास के स्तर पर। विकास का मतलब आप लोग को पता होगा कि इस कैटेगरी के संसाधन को इस तरीके से रखा गया है कि वह संसाधन कितना विकास हुआ है, यानी कि उसका कितना जो है डेवलप हुआ है, जिसके बारे में इसको बताया जाएगा कि इस स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों सबसे पहला इस स्तर पर आता है क्या? संभावी संसाधन। सबसे पहले क्या आता है? संभावी संसाधन। हाँ, इस स्तर पर सबसे पहला क्या है बाबू? संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन को आपको समझना है कि संभावी संसाधन आखिर क्या होता है। तो दोस्तों संभावी से ही मतलब यह आया कि इसमें संभावना को व्यक्त किया जाता है कि किन किन संसाधनों का संभावना हुआ है। यानी संभावना है कि यह संसाधन है, पर उसका अभी तक जो है उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में उपयोग करने की उम्मीद है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका आप डेफिनेशन एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं कि वैसा संसाधन, यहाँ पे आप आसान भाषा में लिख दें कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग अभी नहीं हुआ है, जिसका उपयोग अभी नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं। यानी कि यह वैसा संसाधन होता है दोस्तों कि जो
हम संभावी दर्शा सकते हैं कि उनका संभावना है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका उपयोग हम नहीं किए हैं, लेकिन भविष्य में उसको उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के आप ले सकते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं क्या कि राजस्थान एवं गुजरात, राजस्थान एवं गुजरात में बाबू सौर ऊर्जा, किसका? सौर ऊर्जा का। राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा काफी मात्रा में है, लेकिन इनका अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। क्यों? क्योंकि उसको उपयोग करने के लिए अभी तक वैसा हमारे पास तकनीक नहीं आया है, वैसा टेक्निकल चीज नहीं आया है कि जो इसका हम उपयोग सस्ते से, यानी कि सौर ऊर्जा को ले सकते हैं और पवन ऊर्जा को ला सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि राजस्थान का जो और गुजरात में जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, इसको भविष्य में हम अच्छी तरीके से इसका हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसको भी एग्जाम में ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको ये चीज भी ले सकते हैं कि समुद्र के नीचे, समुद्र के गहराई में, या समुद्र के कुछ भी आप लिख सकते हैं, गहराई में खनिज है। समुद्र के गहराई में क्या है? खनिज है। इन खनिजों का आप संभावना दर्शाए हैं कि यह खनिज है, लेकिन इन खनिज को निकाल कर हमारे लिए उपयोगी बनाना काफी महंगा है और दुर्गम है। क्यों? क्योंकि इनको निकालने में हमें बहुत सारे महंगी पड़ेगी और इनके लिए अभी तक हमारे पास वो आसानी से उपयोग करने वाले तकनीक नहीं आया है, लेकिन ये कहा गया है कि इससे हम कर सकते हैं। तो बस दो ही आप ले सकते हैं कि संभावनीय संसाधन का, कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान युग में नहीं हुआ है लेकिन भविष्य युग में होने का संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग को संभावित संसाधन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम इस कैटेगरी के जो सेकंड संसाधन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। कि वह दूसरा नंबर में आपका आता क्या है? क्या है? हाँ, और दूसरा क्या है बाबू इसमें? विकसित संसाधन। कैसा संसाधन? विकसित संसाधन। इस संसाधन के अंतर्गत क्या आता है बाबू? आप इसको लिख सकते हैं क्या कि ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण के बाद उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उसे विकसित संसाधन कहते हैं। यानी इस संसाधन को अगर आप आसान भाषा में समझें कि विकसित संसाधन क्या होता है, तो जो हम अपने जीवन में किसी भी संसाधन का जो उपयोग करते हैं, जैसे हम किसी भी खादान से हम क्या करते हैं? कोयला को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? कोयला को। तो दोस्तों, कोयला के बारे में हमें यह मालूम हो चुका है कि यहाँ पे इतनी मात्रा में कोयला है और इस कोयले की गुणवत्ता ऐसा है। जैसे कि आपको आगे पढ़ेंगे कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो ये विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इस विकास के क्षेत्र में इसको विकसित क्षेत्र में रखा गया है, क्योंकि हमें मालूम हो चुका है कि इस खादान में कोयले कितनी मात्रा में होते हैं और कोयले का क्या गुणवत्ता है, कैसे किस तरह की कोयले पाया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि हम कहीं पे खनिज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? खनिज।
वो खनिज लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, उस संसाधन का जो है पता लगाते हैं कि वहां पे किस तरीके का संसाधन है, कितनी मात्रा में है, उसका क्या गुणवत्ता है। उन सारे चीजों का जब हम पता लगा सकते हैं, तब वहां पे हम अपने तकनीक के सहारे उस संसाधन को निकालते हैं और हमारे दैनिक जीवन में उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कहीं पे देखेंगे जहाँ पे तेल का खादान मिलता है दोस्तों, इसका तेल का, तो यह तेल जो है जहाँ पे हम जिसको जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में रखा जाता है, पेट्रोल, आपका डीजल, केरोसिन, तो ये क्या है दोस्तों, ये किसी स्थान पे सबसे पहले हम उसको देखते हैं, उनके बाद अपने तकनीक के जरिए उनसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का संसाधन है और कितनी मात्रा में है और इस संसाधन का क्या गुणवत्ता है, यानी कि क्या गुण है। तब जाकर हम अपने तकनीक के सहारे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि विकसित संसाधन क्या होता है। तो ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण के बाद, सर्वेक्षण से पता ही है कि हम उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उनकी सर्वे करते हैं कि वो कैसा संसाधन है, कितनी मात्रा में, उनके बाद उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का भी निर्धारण करते हैं कि अगर हम उपयोग करें तो कितनी मात्रा में है, और उसे ही वैसे ही प्रकार के संसाधन को हम कैसा संसाधन के कैटेगरी में रखते हैं, तो वह विकास के विकसित संसाधन के कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि, ये किस कैटेगरी में रखा गया है, इसको विकसित कैटेगरी में रखा गया है। अब दोस्तों एक चीज यह है कि अगला कड़ी इसका क्या है, इसमें तो आपको मैं बता दूं कि इसका अगला कड़ी क्या है। इसको हम क्लीन कर देते हैं ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों उसके अगला कड़ी क्या है, भंडार संसाधन। देखिए, भंडार संसाधन से मुराद यह है कि ऐसा संसाधन जो भंडारित है, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे लिए वर्तमान युग में उपयोग के लायक है, पर कुछ तकनीक के कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको भंडार संसाधन के कैटेगरी में रखा गया है। तो हम सबसे पहले इनका डेफिनेशन लिख देते हैं, उनके बाद आपको समझाते हैं कि भंडार संसाधन क्या होता है। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, जो पर्यावरण में उपलब्ध है, तथा मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम है। ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम है, लेकिन वर्तमान में उच्च तकनीक के अभाव के कारण इनका उपयोग इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, कि उच्च तकनीक के अभाव के कारण उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। अब जैसे में आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भंडार संसाधन में, कि आप जल ले सकते हैं। जैसे में
क्या ले सकते हैं? जल। कैसे ले सकते हैं? भंडार में जैसे में आप जल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जल। और जल के अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि समुद्री गहराई का खनिज आदि। अब जल भंडारित संसाधन में क्यों रखा गया है? भंडार संसाधन में क्यों रखा गया है? सबसे पहले एक बार डिफिनेशन की तरफ हम लोग रुख करते हैं कि डिफिनेशन आखिर कहता क्या है। दोस्तों, कहता है ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम है, लेकिन वर्तमान में उच्च तकनीक के अभाव के कारण उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल को ले लें तो जल का आपको अनुसूत्र पता होगा, H2O। यानी जल में दोस्तों दो गैस मिश्रित है। क्या? एक गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस, और एक है ऑक्सीजन गैस। एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरा है ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही हमारा क्या बना है दोस्तों? जल बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या है? जल बना है। तो हम कह सकते हैं कि इस जल से हम काफी सस्ता एवं सुरक्षित ऊर्जा बना सकते हैं। जल को हम काफी सस्ता एवं सुरक्षित ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जल से इस गैस को निकालना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को निकालकर एक ऊर्जा के रूप में हमें तब्दील करना, उसमें बदलना, परिवर्तन करना, ये हमारे लिए अभी कठिन है, प्लस महंगा है, और वैसा तकनीक अभी आया नहीं है। लेकिन ये भंडारित है कि नहीं है? कि जल है, क्योंकि हमारे पृथ्वी को आपको पता है कि पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल है, पता है कि नहीं है? जब इतनी जल है और इस जल से अगर हम किसी ऊर्जा को तब्दील करते हैं तो बहुत सस्ता होगा, क्योंकि जल का हमें तो उपलब्धि ढेरी है, ज्यादा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि इस जल से इस चीज को लाना हमारे लिए तकनीक का अभाव है, इसलिए इसको भंडारित संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो कॉपी में इसका मेरे साथ साथ उतार सकते हैं। ओके, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैं जो भी पॉइंट आपको लिखाता हूँ एकदम सरल और आसान भाषा में लिखाता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, जिसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, या वीडियो में कहीं पे मिसचाउज दिख रहा है, तो आप उसको कमेंट में जरूर कर सकते हैं, ताकि हम उसका आपको रिप्लाई दे सके, प्लस हमें अपने आप पता चले कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है। ओके, अगला संसाधन इस कैटेगरी में क्या रखा गया है, तो वह है संचित कोष संसाधन। कि संचित कोष संसाधन क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं कि संचित कोष संसाधन है, तो आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि आखिर संचित कोष संसाधन होता क्या है। जैसे संचित मतलब क्या है कि ऐसा संसाधन जो हमारे संसाधन की कैटेगरी में आता है, जिसको आना चाहिए, लेकिन तकनीक के अभाव से उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसको आप एक आसान भाषा से अगर लिखे तो आप लिख सकते हैं कि यह भंडार संसाधन के अंश ही है, यह भंडार संसाधन के अंश ही है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु तकनीक के अभाव के कारण अभी इसका उपयोग नहीं हुआ है। अभी तक इसका क्या है? इसका उपयोग नहीं हुआ है।
अब जैसे में आप लिख सकते हैं क्या इसका, जैसे में लिख सकते हैं नदी जल, जैसे में आप लिख सकते हैं नदी जल। क्यों? नदी जल के जरिए, नदी जल से भविष्य में, नदी जल से भविष्य में हम जल विद्युत बना सकते हैं, जल विद्युत बना सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको, इस नदी जल को हम क्या कर सकते हैं, या तो वन में या तो बांधों से जल को हम क्या करते हैं, उसको बांध के रखते हैं। तो ये क्या है? संचित कोष, मैंने ऐसा संसाधन जो अभी तक तो भंडारित है, लेकिन हमें आशंका है, हमें उम्मीद है कि हम इसको भविष्य में यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि यह भंडार संसाधन का ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु तकनीक के अभाव के कारण अभी इसका उपयोग नहीं हुआ है। जैसे नदी जल से भविष्य में जल विद्युत बना सकना, यानी कि हम इसको बना सकते हैं। ओके, और जाहिर सी बात है, आपका जो विकसित संसाधन है, ये चारों संसाधन आपका इस समझ में आ गया होगा, सारा आपको समझ में आ गया होगा जी। अगला जो शीर्षक है आपका क्या है? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन टॉपिक को हम समझेंगे कि आखिर संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ कि ये संसाधन नियोजन क्या है, तो आप बाखूबी इसको समझ सकते हैं और अपने समझ के अकॉर्डिंग इसको एग्जाम में वाक्य में तब्दील करके आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको समझाने की आप कोशिश करेंगे। यानी कि संसाधन का क्या है? विवेकपूर्ण। क्या है दोस्तों? संसाधन का विवेकपूर्ण संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही, संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल यानी दोहन करना ही क्या कहलाता है? ये संसाधन नियोजन कहलाता है। कैसे? आप समझ सकते हैं विवेकपूर्ण आखिर होता क्या है? हम विवेकपूर्ण ही नहीं समझते तो संसाधन का कैसे इस्तेमाल हुआ? तो दोस्तों, आपका विवेकपूर्ण का मतलब होता है हमें अपने समझदारी से संसाधन का उतना ही इस्तेमाल करना है जितना कि हमारा जरूरत है। ये नहीं कि यहाँ पे आपका पानी के संसाधन ले ले, जो आपको पता ही होगा कि पानी तो इतना है, पर हमारे पीने के लायक की पानी कितनी कमी है। आप संसाधन को, हमारे इस बिहार को छोड़कर, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कहीं आप दूसरी राजस्थान की तरफ जाइए, पीने की पानी के लिए लोग तरसता है। तो आप तो ये नहीं चाहते कि हमारे इस बिहार में भी पानी का अभाव हो जाए। तो पानी का हमें अपने लिमिट के अनुसार, हमारी जरूरत के हिसाब ही इस पानी को हमें खपत करना चाहे, ताकि यह पानी हमारे यहाँ से पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। सिर्फ वर्तमान की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए नहीं, बल्कि ऐसा इस्तेमाल करो ताकि यह संसाधन भावी पीढ़ी के लिए, यानी भविष्य पीढ़ी के आने वाले लोगों के लिए भी यह उपयोग में आ सके। ये नहीं कि हम इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे ताकि इसका हमारे लिए अभाव आ जाए। जैसे कि आप डीजल ही ले ले कि हद से ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करें, जिसका डीजल और महंगा होते चले जाए, प्लस इसका जो है कमी आते चले जाए। तो नियोजन का ही मतलब है कि हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसा नियम होता है यह कि संसाधन को उचित यानी विवेकपूर्ण से इस्तेमाल करना, ताकि वो हमारे वर्तमान में भी हो और यह भविष्य पीढ़ी के लिए भी बना रहे। इसी को क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधन का, आप लिख सकते हैं संसाधन का विवेकपूर्ण, संसाधन का विवेकपूर्ण, संसाधन का क्या भाई? विवेकपूर्ण, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है कि संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही हमारा क्या हो? संसाधन नियोजन है। यहाँ पे एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि संसाधन का उपयोग इस तरह करें कि वह
वर्तमान में उपयोग होते रहे तथा भावी पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। बस इतना ही पॉइंट लिखना है। अगर आप यहीं तक लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, और संसाधन का उपयोग इस तरह करें कि वह वर्तमान में भी उपयोग होते रहे तथा भावी पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। यही क्या है, संसाधन का नियोजन है। अब हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर संसाधन की उपलब्धता में विविधता कैसे आई। संसाधन की उपलब्धता में विविधता कैसे आई, जैसे कि संसाधन का प्रचुर भंडार है, फिर भी दूसरे प्रदेश में उस संसाधन का अभाव क्यों है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम ये चीज बताएंगे कि संसाधन का नियोजन का अनिवार्य क्यों है। तो सबसे पहले हम आपको एक चार्ट बना दें कि उस तरीके से आप कह सकते हैं कि आप समझे कि किस राज्य में किस संसाधन का प्रचुर भंडार है और किस राज्य में उसकी कमी है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि खनिज सबसे पहले क्या है, खनिज एवं कोयला ऐसा संसाधन है जो कहाँ भाई, झारखंड, मध्य प्रदेश, कौन, झारखंड, मध्य प्रदेश, और एक चीज आप छत्तीसगढ़ ले लें। कहाँ, छत्तीसगढ़ और प्रदेश है जहां पे यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, खनिज एवं कोयला। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओके। अब नेक्स्ट चीज अगर हम देख ले कि एक होता है क्या है भाई, चूना पत्थर तथा और एक क्या है वो, उसको कहते हैं पाइराइट। चूना पत्थर तथा पाइराइट। ये चूना पत्थर तथा पाइराइट कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक, तो आप इसके लिए सबसे अधिक राज्य बिहार है, जहाँ पे चूना पत्थर तथा पाइराइट जो है अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर किस राज्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ आप आंसर क्या लिखेंगे भाई, बिहार। अगर आपसे कहा जाए कि खनिज और कोयला के लिए सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो आप इसको क्रमबद्ध याद करें, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहाँ बिहार में तो उतना नहीं है। पहले बिहार झारखंड का हिस्सा था, यानी झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, बिहार में ही झारखंड मिला हुआ था, लेकिन वो अलग हो चुका है। ये सवाल ये भी आता है कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ है। तो दोस्तों अब हम एक चीज आपको बता देते हैं कि जल की मात्रा जो प्रचुर मात्रा में होता है वो आपको बता दें कि वो कहाँ होता है। तो जल जो है, जल ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे भाई, अरुणाचल प्रदेश में ये काफी मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में वहां पर उपलब्ध है क्या, जल। परंतु कपिते कारणों से उसका विकास अभी तक नहीं हो पाया है। अब राजस्थान की बात कर ली कि राजस्थान में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में एक तो भाई पवन ऊर्जा पाया जाता है और दूसरा सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा किस राज्य में भाई, तो यह राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। सिर्फ राजस्थान नहीं दोस्तों, राजस्थान के अलावा आप इसको गुजरात भी ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं, गुजरात भी ले सकते हैं। ओके। अब अगला चीज की बात कर ले कि यह पवन ऊर्जा सब कुछ है। अब भारत के जो ये एक राज्य है लद्दाख, क्या है, लद्दाख। तो ये लद्दाख भी एक संसाधन में था जहाँ पे आपका सांस्कृतिक विरासत में अभी भी वो धनी है। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे भारत के ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजों की अभाव होती है, अलग अलग संसाधन की अभाव होती है। हम बिहारवासी से अगर पूछ दे, आप पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पानी कैसे अमूल्य संसाधन है, ये जो जल है, ये वाटर है, ये किस तरीके का अमूल्य संसाधन है, यानी यह किस तरीके से मूल्यवान चीज है, ये चीज आपको कहाँ मिलेगा। जहां पे दोस्तों इस पानी का अभाव है, जिस इलाके में, जिस राज्य में जल संसाधन का अभाव है, वहां जाके आप पूछे कि आपको कितनी तकलीफें एवं दर्द उठानी पड़ती है इस पानी के लिए, तो वो लोग इस पानी का कद्र करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं
कि अगर आपके यहाँ संसाधन भरपूर मात्रा में है तो उन्हें नष्ट ना करें, उन्हें अविवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल ना करें, बल्कि उन्हें विवेकपूर्ण से इस्तेमाल करें और संसाधन का नियोजन करें, ताकि हमारे लिए संसाधन बचे रहे और भविष्य पीढ़ी के लिए भी बचे रहे। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण है। संसाधन संरक्षण से आप किस तरीके से बच सकते हैं या संसाधन संरक्षण क्या है, इनके बारे में हम आज समझेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो दोस्तों, संसाधन का क्या, इसका संसाधन का नियोजित एवं संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब क्या है? उसका रक्षा करना। तो रक्षा हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि उसको हम अविवेकपूर्ण से हम उसको नष्ट करें, उसका उपयोग करें, अंधाधुंध उसका उपयोग करें। इससे हमारा संसाधन का संरक्षण नहीं हो सकता है, वो संसाधन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए संसाधन संरक्षण किसे कहा जाता है? संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, यानी संसाधन का संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल में संसाधन के लिए प्रति हमारे समाज सुधारकों ने, नेताओं ने, चिंतकों ने, परिवहनविदों ने बहुत सारे विषय रखा है, उनके बारे में बताया है। उसी तरीके से हमारा जो ये क्या कहते हैं, एक चिंतक है, महान दार्शनिक और चिंतक थे, उसका नाम क्या है भाई? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि संसाधन के संरक्षण के विषय में महात्मा गांधी ने क्या कहा था। तो महात्मा ने कहा था क्या कि महात्मा ने ये कहा था, वह एक तथ्य दिया था कि हमारे पास, किसके पास? हमारे माने हम लोगों के पास, इंसान के पास, हमारे पास पेट भरने के लिए, किसके लिए? पेट भरने के लिए क्या है? बहुत कुछ है, पर क्या? पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। यह बात उन्होंने क्यों कहा? लोग यहाँ पे आकर पेट भरने के लिए हमारे पास जो संसाधन है उससे ज्यादा तलाश के लिए वो काफी मेहनत, सोच, चीजों को नष्ट करना, खेत बनाने के लिए उन्होंने अंधाधुंध उसका क्या करना, नष्ट करना पर्यावरण को, और जो है बहुत सारे आधुनिक मशीन लाकर चीजों को ज्यादातर बनाने का सोचना। इससे क्या होता है? इससे हमारे पास जो है पेटी भरने के लिए अल्लाह ताला ने, यानी भगवान ने उतना संसाधन नहीं दिया है। हमारे सिर्फ पेट भरने के लिए हमारे पास चाहे तो बहुत कुछ है। ये तथ्य आपसे पूछा जाता है, वो कौन सा महान दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं? तो आपको याद रखना पड़ेगा वो कौन थे? महात्मा गांधी। और संसाधन को बचाने के लिए भाई एक अभियान हुआ था। क्या हुआ था? एक अभियान हुआ था। क्या हुआ था वो अभियान? नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मेधा पाटेकर। क्या था दोस्तों? मेधा पाटेकर जो थे दोस्तों, पाटेकर होगा, पाटेकर, मेधा पाटेकर, इन्होंने ये नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। अब ये नर्मदा बचाओ अभियान क्या है, इसको मैं अगले वीडियो में या अगले चैप्टर में अच्छी तरीके से बता दूंगा। अभी आप इसको इतना याद रखें कि नर्मदा बचाओ अभियान का जो संचालक थे, यानी किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आपको बताना होगा कि यह मेधा पाटेकर के नेतृत्व में किया गया था। एक आंदोलन था भाई, चिपको आंदोलन। यह चिपको आंदोलन हमारे देश में पेड़ पौधे को बचाने के लिए, यानी उनकी रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा
एक आंदोलन चलाया गया था। वह आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो वो आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। सुंदरलाल सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो यह आंदोलन इसलिए किया गया था कि हमारा संसाधन संरक्षण में हो, और इन लोगों का कदम ने हमारे संसाधन को संरक्षण के लिए एक अहम रोल निभाया, एक रास्ता खुल गया कि किस तरीके से हम संसाधन को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जो थे वो कई चिंतकों का मानना था कि मानव जो है, मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्यधिक तकनीक के शोषणात्मक क्रियाकलाप ने संसाधन को तीव्र ह्रास में मजबूर कर रहा है, तीव्र ह्रास में मजबूर कर रहा है। क्योंकि ये जो मशीनीकरण आ रहा है, ये संसाधन को तेजी से इसको खत्म करने का जो है कगार को ले रही है। ये महात्मा गांधी और अन्य चिंतकों का मानना था। और महात्मा गांधी जो ये महात्मा गांधी जो थे, एक चीज का ये घोर विरोधी थे, घोर माने अत्यधिक विरोधी थे उसका। अब से पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी किस चीज का घोर विरोधी थे? घोर विरोधी थे, तो आप बताएंगे क्या? वो मशीन से, किससे? मशीन से जो उत्पादन हो रही थी, मशीन से जो उत्पादन हो रही थी, उस मशीन से उत्पादन होने का वो घोर विरोधी थे। क्यों घोर विरोधी थे? वो समझते थे कि ये जो बड़े बड़े जो जन समुदाय द्वारा उत्पादों का उत्पादन के समर्थक थे, इसमें बहुत सारे गरीब मजदूर, शिल्पकार, कुटीर उद्योग में काम करने लोगों के हाथ से काम को छीन लेगा और उन्हें बेरोजगारी का सामना करने पड़ेगा। इसीलिए वो इनका क्या थे? उनका क्या थे? ये घोर विरोधी थे। ओके, अब एक चीज आपको बता दें इसमें कि एक चीज आता क्या है कि डाकुओं का अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? किसका? डाकुओं का। डाकुओं का अर्थव्यवस्था, डाकुओं का अर्थव्यवस्था क्या है? डाकुओं का अर्थव्यवस्था तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे? ऐसे कि मानव, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि मानव एवं मानव एवं मानव एवं मानव एवं तकनीक, मानव एवं तकनीक की, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, दोहन प्रवृत्ति डाकुओं का, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये चीज इसलिए कहा गया है कि जो यह तकनीक आता है ना जी, ये तकनीक इतनी तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाता है जो किसी दूसरे का रोजगार को मार के देता है। इसलिए कहते हैं मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब अगली कड़ी को, अगर किताब को आप, जो हमारे पास सरकारी बीटीसी है, हमारे पास सरकारी जो बीटीसी है, इसको जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको क्या मिलेगा? आगे आपको यह मिलेगा कि हमारे संसाधन के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मीटिंग या कोई सम्मेलन का आयोजन हुआ था या नहीं? तो दोस्तों, हुआ था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन का अनेक सम्मेलन हुआ। हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुआ। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में 68 ईस्वी में 68 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम रोम ने इसकी वकालत की थी, वकालत की थी। और उसने 1974 में 74 में आप यहां से हटा के इसको कह सकते हैं
एक चीज यहाँ पे आप स्टार पॉइंट ले लें कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये किसने लिखा था? तो ये शमशेर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? शमशेर की पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या है? ये सब संसाधन संरक्षण के लिए कदम उठाए थे सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी, संसाधन के संरक्षण की जाए। अब एक आपको ये पॉइंट बता दें कि सबसे पहला जो संरक्षण हुआ था भाई, वो क्या हुआ था? तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अब यहाँ पे आपको स्टार पॉइंट में लिखना है क्या कि इनका आयोजन कब हुआ था। इनका आयोजन, तो आपको बता दें इनका आयोजन 3 से 4 जून को हुआ था। 3 से 4 जून 1992 को। अब एक पॉइंट आप यहाँ से और ले सकते हैं कि वो स्थान कहाँ था। तो स्थान क्या था? वो स्थान था रियो डी जेनेरो। अब ये जो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन कब? तो ये 3 से 14 जून को 1992 को आयोजन हुआ था। स्थान था रियो डी जेनेरो। अब एक चीज आता है कि इसमें जो प्रतिनिधियां यानी भाग लेने वाला जो संख्या थी प्रतिनिधियों की, तो आप ये याद रखेंगे कि वो था 178। प्रतिनिधि कितना था? 178। कितना था? 178 हुआ। यानी कि इसमें क्या क्या चीज पर समझौताएं हुई? तो सबसे पहला समझौता दोस्तों क्या था? ये था क्या? ग्लोबल वार्मिंग। क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा क्या था? दूसरा था वन संरक्षण। और तीसरा क्या था? तीसरा था जैव विविधता। ये सारे इसमें हुआ था। किसमें? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। आप इसको, मैंने जिस तरीके से आपको लिखा है इस तरीके से आप नोट बना ले ताकि आपको याद करने में आसान हो कि प्रथम सम्मेलन जो हुआ था इसका आयोजन कब हुआ था। तो 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। स्थान कहा था? तो रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। प्रतिनिधियां इसमें कितना हिस्सा लिया था? तो आपको बता देना है कि 178 प्रतिनिधि क्या लिया था भाई? हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन में क्या क्या चीज पर समझौता हुआ? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए समझौता हुआ था, वन का संरक्षण के लिए संशोधन हुआ था, और जैव का विविधता के बारे में संशोधन हुआ था। और था, लेकिन आप इस दिन को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं कि इसी प्रथम संशोधन में ही एक चीज हुआ था जिसका नाम था विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुई थी। किसमें? तो इसी में। किसमें? इसमें मतलब कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। अब ये रही बात, इनको आप जान ले कि यह जो पृथ्वी सम्मेलन कोष है ये क्या था। तो इसमें कहा गया था कि इसके लिए जितना भी खर्च हुआ, इस वाहन खर्च, इसको इसमें दिया गया था। अब अगला चीज आते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ले लें कि इसका जो ये हुआ था, क्या कहते हैं कि ये कब, यानी कि इसका आयोजन हुआ था, वो पॉइंट आपको यहाँ लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या देना है? आयोजन कब? 23 से 27 जून। 23 जून को कब? 1997। कहाँ पे हुआ था? स्थान पूछेगा तो
तो स्थान आपको बता देना है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। अब आपको बता दें कि यह इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना है कि इसे, एक स्टार पॉइंट आपको ले लेना है कि इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, +5 सम्मेलन। अभी +5 सम्मेलन क्यों कहा जाता है, आपको ये चीज अगर पूछ दे तो आप कहेंगे क्या कि ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ये 1992 का हुआ था। और इसके 5 साल बाद +5 यानी 1997 को ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसीलिए इनका +5 सम्मेलन के नाम से भी इसको कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाए कि +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ अपने आप को दुखी फील ना करें, उसका दूसरा नाम क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या है दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। क्योटो जो है, क्योटो एक जापान का शहर है। क्योटो जापान का, कहाँ का, जापान का शहर है क्योटो। और क्योटो में जो सम्मेलन हुआ था भाई, इसका जो आयोजन हुआ था इस सम्मेलन का, आप यहाँ पे लिखेंगे आयोजन, तो आपको याद होना चाहिए कि यह आयोजन 1997 को हुआ था। कहाँ हुआ था? हेलो, हाँ, अरे आपका गाड़ी शर्माजुल लेके गया है, मेरा गाड़ी चला पाएगा? वो लेके चला गया है हटिया, जो भी आप उनका घर में है क्या? आते हैं, उसको फोन, वो आएगा तब तो उसको फोन कीजिए ना, वहां से ले लीजिए, हम भी चल जाएंगे। हम ही कर देते हैं। अब क्योटो सम्मेलन का आपको बता दें कि क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 1997 को हुआ था। और किस महीने में हुआ था, तो आपको लिखना है क्या है, दिसंबर महीने में हुआ था। और अगर स्थान पूछे, स्थान कि कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों लिखेंगे क्या, जापान के क्योटो में, जापान के क्योटो में। और इस क्योटो के ही कारण इसका नाम क्योटो सम्मेलन पड़ा। अब एक पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि 159 देशों ने इसमें भाग लिया, यानी हिस्सा लिया ग्लोबल। और इसका क्या कहते हैं कि इसका ये क्या था, बचाने के लिए इनका जो है उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आपसे अगर पूछ दे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों यहाँ पे लिखना क्या है उद्देश्य के लिए, कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। अब ग्लोबल वार्मिंग में कितने गैस होते हैं, अगर आपसे ये पूछ दिया कि ग्लोबल वार्मिंग में कितने गैस होते हैं, तो आप बता देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में 6 गैस होते हैं। कितने गैस? 6 गैस होते हैं। अगर हम इस तरीके से इसको बताएं तो ये हो जाएगा CO2, दूसरा हो जाएगा मीथेन, तीसरा आपका क्या हो जाएगा HFC, चौथा आपका क्या है फ्लोरोकार्बन, क्या है फ्लोरोकार्बन, तीसरा आपका क्या हो जाएगा सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, इतना आपको समझ लेना है कि क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन जापान के एक शहर था, क्योटो में हुआ था। आयोजन कब हुआ था, तो दिसंबर 1997 को हुआ था। स्थान कहाँ था, तो ये जापान देश था और क्योटो शहर था। इसमें हिस्सा कितना देशों ने लिया, तो 159 देशों ने इसमें भाग लिया। उद्देश्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग से बचने, वो था तृतीय सम्मेलन। क्या था भाई? तृतीय सम्मेलन। तृतीय सम्मेलन। सम्मेलन पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज बढ़ा देना है कि इसका आयोजन कब हुआ था। तो आपको बता देना है कि इसका आयोजन कब हुआ था। आयोजन, तो आयोजन हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक।
कहाँ पे हुआ था, स्थान अगर पूछे, स्थान कि स्थान बताए कि यह किस जगह हुआ था, तो आपको याद रखना है कि यह हुआ था जोहन्सबर्ग में स्थान। अब ये क्या हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था क्या कि पर्यावरण संबंधी, क्या दोस्तों, पर्यावरण पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना, विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना। और प्रतिनिधियों की बात की जाए, प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि अलग अलग देशों के तकरीबन 2000 प्रतिनिधि भाग लिया था। अब इस चैप्टर का एक चीज आपको हम बता देते हैं, एक चीज आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम, कहाँ भाई, स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 को हुआ। यानी कब हुआ था? 1972, 5 जून 1972 को आयोजित हुआ था। और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो थे पहले संसाधन, हमारा भारत संसाधन और उपयोग जो था पहला क अध्याय, इसको मैंने क्लियर किया कि यह संसाधन क्या होता है और इस संसाधन में क्या क्या सम्मेलन हुआ था, इसमें संसाधन को बचाने के लिए सारा इस वीडियो मैंने आपको बता दिया। आपको इस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी करना है और उम्मीद है कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। और रही बात इनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको मैं अगले ही वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। और तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जाने का इजाज़त। आप वीडियो देखते रहें, अपने प्रिपेयर की तैयारी करते रहें, ताकि आप 2027 के एग्जाम में अच्छे मार्क्स से सफलता पाए। ये हम खुदा से दुआ करते हैं कि आप लोग को सफलता मिले और अभी से आप लोग लग जाएं। हर एक विषय का वीडियो इस चैनल में आपको मिलता रहेगा। आप लोगों का शुक्रिया।